आपकी अदालत में अगला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आरोप है कि ये बाजी पलटने में माहिर हैं। नड्डा जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारी किसी दूर दूर जगह भी सरकार बनती है तो कांग्रेस के लोग अपने एमएलए से कहते हैं कि रिजॉर्ट में चले जाओ, नहीं तो मोटा भय आ जाएगा। अब देखिए, आपके एमएलए आपके कब्जे में नहीं है, ये स्थिति कैसे आती है? आपने बना दी है? नहीं, हमने नहीं बनाई। ये उनके परिवार का कमजोर ढांचा का प्रतिलक्षण है। ये उनकी पार्टियां बिखरनी हैं, और बिखरनी है तो वो जो अलर्ट लोग होते हैं, जो पार्टीज एक्टिव होती हैं, वो उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। चुनाव कोई भी जीते, सरकार नड्डा जी अमित शाह मिलकर बना लेते हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरीके से नहीं होता है। वो लोग छोड़ करके आना चाहते हैं, तो हम क्या कहें कि अभी तो कोई छोड़ के, जैसे हिमाचल में जी चुनाव हुआ, जी, नतीजे आए, कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, लेकिन रात पर डिस्कशन हो रहा था इनको कौन से रिजॉर्ट में रखें, मोटा भी आ जाएंगे सुबह। इसका मतलब आप उनके एमएलए उनके कंट्रोल में नहीं है, तभी उनको रिसोर्ट में रखना पड़ रहा है। हमारे लोगों को क्यों नहीं रखना पड़ता है? कोई जाए, कहीं भी घूमने जाए, वो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो तय है उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाना है। तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं जाता। वो आपका होम स्टेट है, तो हिमाचल में सरकार चलने देंगे उनकी, या नहीं? हम तो अच्छे तरीके से चलने देंगे। मैंने तो कहा है कि हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप अपने परिवार को अच्छे से रखिएगा, इस बात की चिंता आप कर लीजिएगा। अब ये सुन के शक हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने तरीके से चले, मैं उसमें क्यों कहूँ? मैंने तो उनको स्पष्ट रूप में कहा है कि फुल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम आपके साथ खड़े हैं। अब राजस्थान में अशोक गहलोत को 51 दिन तक अपने एमएलए को एक होटल में रखना पड़ा, और फिर घबरा गए। बहुत सारे एमएलए को, 51 एमएलए को निकालकर जैसलमेर ले गए पुलिस के पहरे में। तो खतरा तो है आपसे? नहीं, खतरा उनको अपनी पार्टी के अंदर था ना, हमसे कहाँ था। वो तो उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग जिनको वो बुला रहे थे दिल्ली, तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी मॉरल ताकत खत्म हो गई। एक पार्टी के अंदर कैसे हो रहा है ये सब कुछ? पार्टी के ही एमएलए आ रहे थे ना, तो एमएलए को संभाल के रखना किसका काम था? आपका काम था। आपसे टूट के क्यों जा रहे थे और क्यों आपको संभालना पड़ा? ये आपके परिवार की स्थिति है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा धन बल के दम पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। 5 सरकारें गिरा चुके, 6ठी मेरी गिरने वाली थी। तो ये उनकी तकलीफ है ना, उनको सोचना है। अगर हमारे पास आकर के बोले कि हम आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, तुम हम नहीं बनाएंगे। ये ऐसा हम तो नहीं कहने वाले। आप डराते हैं एमएलए को? नो, कभी नहीं। नहीं, बिल्कुल रजत जी, नहीं, हम नहीं डराते, और डरा करके कोई किसी को रख नहीं सकता। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? जब से नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष बने, 2019 में पहली बार कमाल हुआ, कर्नाटक में आपकी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन थोड़े दिन बाद सरकार आपकी बन गई। नहीं, फिर मैं कहूँगा वहाँ भी क्या हो रहा था कि लोग कांग्रेस पार्टी और कुमार स्वामी के साथ जिस तरीके का उनके बीच का स्ट्रगल चल रहा था, उसमें पार्टी में रिफ्ट आ ही गई थी, आ ही रही थी। आए दिन जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट होते थे, कांग्रेस पार्टी और जेडीएस साथ चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया था। अब उनका अलायंस नहीं चला तो हमारे साथ लोग आए। 17 एमएलए के इस्तीफे करवा दिए जी, तो आपने ही करवाए ना? नहीं, जब हमारे साथ आने के लिए आना चाहते थे तो कानून अलाउ नहीं करता था, तो कानून की दृष्टि से उनको इस्तीफा ही देना था। लेकिन आप ये देखिए ना कि उनकी इच्छा शक्ति कितनी उजागर हुई थी कि बने हुए एमएलए रिजाइन दे करके हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, और यहां से चुनाव लड़ करके फिर जीत करके वापस गए, और वो सरकार में पार्ट एंड पार्सल बने। और ऐसी इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश में देखी? हाँ, वहां भी एमएलए रिजाइन कर दिया, तो कांग्रेस की मेजॉरिटी वाली सरकार वहां भी गिरा दी। मैं वही कहूंगा, इसमें रजत जी जो समझने वाली बात यह है कि पार्टी के अंदर आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी खत्म हो चुकी है, पार्टी के अंदर आपकी चर्चाएं इतनी बंद हो जाती हैं कि आपके 20-20 एमएलए, 15-15 एमएलए से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ करके वह सरकार में आने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इतनी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो इसमें मेरी बहादुरी से ज़्यादा उनकी नाकामी है कि नहीं है कि उनको छोड़ करके लोग दौड़ने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं। मैं पार्टी का साथ निभाता चला गया, कांग्रेस के एमएलए को अपनी पार्टी में मिलाता चला गया।
देखिए, आपके शब्द तो बिल्कुल सही हैं। मतलब अब लोग मिलना चाहें तो मैं उनको ना मिलाऊं तो ये हमारे लिए ठीक तो नहीं है। तो इस मिलाने के बारे में केजरीवाल ने क्या कहा ये आपको बताता हूं। केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी ने 277 एमएलए तोड़े हैं, हर एमएलए के 20 करोड़ लगाएं तो 5,500 करोड़ रुपए नड्डा जी ने खर्चे। केजरीवाल जी की बात को कौन सीरियसली लेगा? किसी को आजाद भारत में किसी नेता को बोर्ड लेकर के चलना पड़ा हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, यह पहला नेता मैंने देखा जो मैं इस तरीके से बोर्ड लेकर के चला। अभी आपने गुजरात में देखा, ये कागज देख लो, आईबी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये देखो, मैं कागज पे लिख के दे रहा हूं, इसको देखो, कहां सिमट गए, कहां रह गए, है कहां उनकी स्थिति आकर के खड़ी हुई। और मैं उनसे बार बार पूछ रहा हूं, वो कागज कहां है भाई, जरा वो कागज तो दिखाओ। जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों को वो कह रहे थे कि दिल्ली में आपने उनकी सरकार गिराने की कोशिश की, एमएलए को तोड़ने की मैं कोशिश वही की, कह रहा हूं, लेकिन कोई बिका नहीं। मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़े। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लिया। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, एक जेल के अंदर है, बाकी बेल पर है। और क्रिमिनल चार्जेस है। आप सब लोगों ने वो भी तो देखा होगा ना वो। अच्छा, फिर देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थेरेपिस्ट को रेपिस्ट बना दिया। क्या एक्सप्रेशन था उस समय कहने का कि शर्म आनी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन थोड़े बीमार हैं, को थेरेपिस्ट बना दिया। ये इस तरीके। और सत्येंद्र जैन के आपने सारे वो तो देखे ही। मैं वो कह रहे थे वो बीमार हैं, उनकी थोड़ी मालिश की जरूरत है। निश्चित रूप से अब वो जेल वाले मालिश तो करते ही होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि कानून की धज्जियां उड़ाने का काम आम आदमी पार्टी के लोगों ने हर जगह किया। देखिए, मनीष सिसोदिया बार बार कहते हैं कि उन पर शराब घोटाले के इल्जाम तो लगाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 170 मोबाइल डिस्ट्रॉय करना और इंटरोगेशन में जिस तरीके से सारी बातें आई हैं, सारी चीजें डिटेल में आएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हेल्थ में घोटाला, एजुकेशन में घोटाला, शराब का घोटाला, ट्रांसपोर्ट में घोटाला, दिल्ली जल निगम में घोटाला, सब घोटाले पे घोटाला, और किसी का उत्तर नहीं देते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। कट्टर ईमानदार ऐसे लेकर के बोर्ड लेकर के घूमते हैं। ये बताता है कि किस तरीके से कट्टर बेईमानी उन लोगों ने की। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने मनीष सिसोदिया को ऑफर दिया कि हमारी पार्टी में आ जाओ, ईडी और सीबीआई के केस वापस ले लेंगे? सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे कट्टर लोगों को हम काहे को लेने वाले हैं जो भ्रष्टाचारी हो? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है कि एजुकेशन बहुत अच्छा है। हालत एजुकेशन की ये कर रखी है कि प्रिंसिपल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, कमरे गिर रहे हैं, ये हालत है। और पिक्चर क्या बना दी। तो ऐसे लोगों को, जो लोगों को, जनता को भ्रम में डालते हैं, इन लोगों को दूध का दूध पानी का पानी दिखाना ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन नड्डा जी, वो दूध का दूध पानी का पानी दिल्ली में नहीं दिखा पाए। हाँ, दिल्ली में 3-3 बार हरा दिया उन्होंने आपको। हाँ ठीक है, हम ऑल्टरनेटिव पार्टी के रूप में उभर रहे हैं और हम आगे चल करके उनको शिकस्त देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, ये तो आपका स्टेट था। सबसे पहले बीजेपी अगर कहीं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सारा का सारा समर्थन अपना उनको दे दिया। ये लड़ाई इस तरीके से लड़ी गई जिसमें दोनों मिल करके लड़े। तो इस लड़ाई का एक नेचुरल आउटकम तो होता है, लेकिन हम भी समझ गए हैं, अब हमें मालूम है कि हमको अकेले ही लड़ना, हम लड़ेंगे दोनों के साथ। वो तो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि दिल्ली के कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा, मुख्यमंत्री भी कैंपेन कर रहे थे, लेकिन तो भी नहीं जीत पाए। हम हर चुनाव इसी तरीके से लड़ते हैं, हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, और कभी हम ये नहीं तय करते हैं। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था, राष्ट्रीय अध्यक्ष गया था वहां पर और हम वहां जीत करके आए।
तो हम ये चुनाव जब लड़ते हैं तो हम ये नहीं रखते, कोई स्टेटस सिंबल नहीं रखते हैं। हम चुनाव जमीन पर लड़ते हैं, धरती पर लड़ते हैं, और अगर कमांडर भी हैं तो अपने सिपाहियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात मेहनत करके लड़ते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन देखिए कि आप सबसे बड़ी पार्टी, वो सबसे छोटी पार्टी, वो बड़ी जल्दी से नेशनल पार्टी बन गई, ये दावा है उनका। अब इसमें भी देखिए, इतने कम समय में हमें राष्ट्रीय पार्टी का वो मिल गया। इनसे पहले एनसीपी को मिल गया था। इनको इसकी जानकारी नहीं है कि बाकी पार्टियां ने भी इनसे कम समय में राष्ट्रीय दल बन गए। इलेक्शन में जो बंगाल से आपने एस्टिमेट किया था बहुत मेजॉरिटी से बीजेपी जीतेगी, तो आपको हर्ट हुआ होगा रिजल्ट से कि इतना आया। तो आपके घर से भी कोई मतलब बंगाल से है, आपकी बीवी है, तो आपने उनको कैसे मनाया? मतलब वो भी तो हर्ट हुआ होगा, गुस्सा हुआ होगा। तो आप फ्रॉम 3 सीट्स वी वेंट टू 77 सीट्स, और उसी तरीके से वोट के परसेंटेज में भी हमारी बहुत बड़ी वृद्धि हुई। हम वहाँ के ऑपोजिशन पार्टी बन गए। 1 स्टेप फॉरवर्ड, आप लीप लिया। ये एक लंबी छलांग है जो हमने लगाई। हाँ ठीक है, हमारी इच्छा थी कि हम सरकार में आए, नहीं आ सके, बहुत से कारण हैं। आपको मालूम है कि लास्ट के 3 फेजेस के चुनाव में कोरोना का वेव आ गया, प्रचार हमारा रुक गया, और बहुत से कारण बने, नहीं तो 30-40 सीटें और हम ला सकते थे। इस तरीके की अब ममता जी तो कहती है ये नड्डा चड्डा फड्डा आ जाते हैं। और देखिए, ये लोगों के अपने अपने बैकग्राउंड का असर होता है। जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसी तरीके की भाषा बोलते हैं, तो वो उनको मुबारक। हमने तो ममता जी को भी हमेशा ममता जी ही कहा है। जितना बंगाल को वो जानती हैं उतना ही बंगाल को मैं भी जानता हूँ। इतना तो उनको भी ध्यान में लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। तो जो सवाल उन्होंने पूछा था, घर में डांट पड़ी जब आप बंगाल का इलेक्शन हार गए? नहीं, ऐसा है। उसमें मैं एक बात कहूँगा कि हम सब लोग एक ही बात जानते हैं, नेवर माइंड, विल ट्राई अगेन।